अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क और बॉलीवुड का जो जॉइंट वेंचर चलता है ये बरसों से चलता था। श्री 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 दाऊद इब्राहिम, अपने आप को तुर्रम खां समझने वाले डरपोक लोग हैं बॉलीवुड वाले। बॉलीवुड के गर्ल्स को बहुत अच्छे अच्छे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते हैं। एक्सटॉर्शन करो, पैसे लो और उस पैसे को इन्वेस्ट करो। ड्रग्स लेने की खातिर किसी के भी साथ सस्ते में सोने को तैयार है। देखिए ये क्या है, डराते हैं, धमकाते हैं, अभी तक किसी को मारा है क्या? ये बुकीज बड़े अकेले होते हैं, ये इन लड़कियों का उपयोग करते हैं, इनको बुलाते हैं। मुंबई में सस्टेन करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेम के साथ क्या फेयर भी आता है? फेयर को दूर रखने के लिए कई लोग ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। गलत क्या है नेपोटिज्म बनना? कार्तिक आर्यन नाम लेता हूँ, चलिए, अरे वो 7वें आसमान में नहीं, वो तो 14वें आसमान में है। सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ? लॉकडाउन के द्वारा कई फिल्में उससे छीन ली गई थी। आईपीएल की बात कर, इसका लिंक दुबई से क्यों जोड़ा जाता है? क्या है स्पॉट फिक्सिंग? बहुत सी चीजें खुलासा नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं। बैठेंगे अब तो जहन्नुम में कोकीन और ब्राउन शुगर से भी बदतर नशा है। ये जो नफरत है हिंदू मुसलमान की, आज से नहीं है। मेरा बाप यहाँ पे पैदा हुआ, मेरा दादा यहाँ पे पैदा हुआ, इसी मिट्टी में दफनाया गया, और कल मुझे कोई आके बोलता है कि तू बांग्लादेशी है। दुबई के पेंट हाउस से लेकर मुंबई तक का सफर जो होता है, जिसमें बहुत सारे काले सच होते हैं लेकिन दिखाए नहीं जाते। आज मेरे साथ सच का आईना में एक ऐसे गेस्ट हैं जो सभी राज को खोलेंगे। वो गेस्ट बहुत खास है, वो मीडिया एंटरप्रेन्योर है और किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो क्या है बॉलीवुड का ऐसा राज? आइए उन्हीं से जानते हैं और वेलकम करते हैं उनका, मिस्टर वाहिद अली खान। थैंक यू वेलकम वाहिद जी, कैसे Thank you. हैं आप? मैं ठीक हूँ, जैसा पिछले पॉडकास्ट ने छोड़ा था वैसा ही हूँ। अभी तक के पॉडकास्ट तक मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे मेरी इज्जत अफजाई की गीतू जी, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। क्या है बॉलीवुड का और हम कहें तो अंडरवर्ल्ड का ऐसा नेटवर्क जो आज तक कभी कोई खोल नहीं पाया? नहीं, ये गलत बात है, खुल गया है। देखिए, ये अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क और बॉलीवुड का जो जॉइंट वेंचर चलता था, जी ये बरसों से चलता था। जी। ये कोई नई बात नहीं है। गीतू जी देखिए, तालियां दोनों हाथ से बजती है। बॉलीवुड को चाहिए थे पैसे, और पैसे थे अंडरवर्ल्ड के पास। अंडरवर्ल्ड पैसे देता था, फिल्में बनती थी। बड़ी बड़ी फिल्में फाइनेंस बॉलीवुड के जो है वो अंडरवर्ल्ड ने किया, ये आप भी जानती हैं। इतिहास गवाह है, FIR गवाह है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कागजात गवाह है, कोर्ट के अंदर चल रही कार्रवाई गवाह है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हालांकि अब पिछले कुछ सालों से ये चरण जो है वो थोड़ा कम हो गया चरण। अब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री बन गई है। अब आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई हैं, तो पैसे बाहर से आ रहे हैं। तो अब प्रोड्यूसर्स को अंडरवर्ल्ड की जरूरत नहीं है, समझ आऊंगा। अंडरवर्ल्ड भी अब उस जैसा पावरफुल नहीं रहा। अच्छा। पहले थे श्री 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 दाऊद इब्राहिम, अपने आप को तुर्रम खां समझने वाले। उनके बाद आता था छोटा राजन जी। उसके बाद आता था रवि पुजारी, फिर हेमंत पुजारी, फिर फला पुजारी और थजा पुजारी। इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड था पहले। उनका काम क्या था? एक्सटॉर्शन करो, पैसे लो और उस पैसे को इन्वेस्ट करो, या तो रियल स्टेट में करो या बॉलीवुड में करो। ये इजी था। इनको डरा धमका के इनसे पैसा वसूली करना बहुत आसान था। तो इन लोगों से पैसा वसूली भी करते थे, उनमें इन्वेस्ट भी करते थे, पार्टनरशिप ले लिया करते थे। अब नहीं हो रहा है ये चीज, क्योंकि दाऊद तो बेचारा कभी भी इन्ना लिल्लाह हो सकता है उसका। छोटा राजन जेल में, रवि पुजारी जेल में, हेमंत पुजारी जेल में, अब कोई बचा नहीं है। तो अब कहां से आएंगे अंडरवर्ल्ड? अब अंडरवर्ल्ड जो था वो अंडरवियर बन चुका है, बेसिकली खत्म हो चुका है अंडरवर्ल्ड। देयर इज नो वर्ल्ड कॉल्ड अंडरवर्ल्ड। तो जब अंडरवर्ल्ड नहीं रहा तो बॉलीवुड भी वैसा नहीं रहा। अब आप देखिए, शाहरुख खान साहब ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है, सलमान खान साहब ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है, आमिर खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई हुई है। जी। तो हर एक जो एक्टर था, अक्षय कुमार ने खुद की बनाई हुई है। तो जब खुद ने अपनी अपनी बना ली तो उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, इन्वेस्टर्स की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी मार्केट की वैल्यू क्या है। हालांकि कभी कभी वो वैल्यू गिर भी जाती है, पिक्चर फ्लॉप भी हो जाती है, लेकिन फिर भी पब्लिक पागल है। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान ये सब के नाम पे पिक्चर देखने जाती है, टिकटें खरीदती है। अच्छी बात है, उसमें कई लोगों की रोजी रोटी चल रही है, कई लोग पैसे कमा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैंने आपके सवाल पे वापस आता हूं कि अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड, देयर इज नो नेक्सस एट द मोमेंट। अभी तक कोई ऐसा देखने को नहीं मिला पिछले कुछ सालों से कि कोई ऐसा नेटवर्क इन लोगों का साथ का हो। ये अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क अगर नहीं है तो जब इंसान सक्सेस होता है इस इंडस्ट्री के अंदर तो फिर उसके थ्रेटनिंग्स आना, अभी कुछ रिसेंट में ही आपने देखा जैसे रोहित शेट्टी के घर पे भी वो अफवाह। बिश्नोई, ये टॉकिंग अबाउट बिश्नोई। मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं बात करता हूँ, नाम लीजिए ना बिश्नोई का। देखिए, ये बिश्नोई बिश्नोई क्या है? ये कुछ लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। अभी तक किसी को मारा है क्या?
कोई बॉलीवुड स्टार को मारा क्या मेरे को बताइए। नहीं, मारना आसान नहीं है, लेकिन जितना क्यों भी नहीं आसान? अरे कैसे आसान? आसान क्यों नहीं है? जब ये लोग गोली चला सकते तो मार क्यों नहीं सकते? मार भी सकते हैं। ये तो कई छोटे मोटे लोगों को मारा हुआ है लोगों ने। आप इनके इतिहास में जाएंगे तो कई जी। जो जो छोटे मोटे नामों को मारा हुआ है। बड़े लोगों को नहीं मार सकते मैडम। बड़े लोगों को मारा ना तो बाप जो बैठे ना इनके, वही बाप इनके खिलाफ हो जाएंगे। तो बड़े लोगों को सिर्फ डरा सकते हैं, धमका सकते हैं। वो आए दिन वो नाम आता है, वो क्या कपिल शर्मा शो में हाँ। चलाते, आए दिन उसके होटल में फायरिंग हो रही है, फायरिंग हो। अरे बाहर फायरिंग कोई करता है क्या? अगर मेरी किसी से दुश्मनी है तो हम डायरेक्ट उस पर फायरिंग करेंगे ना, हम बाहर डरा के क्यों? तो उसको बोला कि चमका के, हमारे लैंग्वेज बोला था जी। चमका के, तो उसको धमका के उससे मलाई लेना। और बॉलीवुड वाले बेचारे बहुत, जैसे दिखता है सलमान टाइगर में 10 लोगों को मार रहा है, ऐसा नहीं होता मैडम। एक लोगों को नहीं मार सकते बेचारे, 10 लोगों को मारते स्क्रीन पे। अब पब्लिक पागल है ना, जो 10 लोगों को देख के उनको सलमान खान को एक्टर बोले ऑटोग्राफ प्लीज। अरे बहुत डरपोक लोग हैं बॉलीवुड वाले, बहुत ज्यादा। आप इतना बिंदास कैसे बोल लेते हैं? क्योंकि आपको मैं डर अल्लाह नहीं से डरता लगता? हूँ, भगवान से डरता हूँ। मैं गणपति जी को बहुत मानता हूँ। कोई प्रॉब्लम होती है, अल्लाह नहीं सुनते तो मैं गणपति जी के पास जाता हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन कोई के। प्रॉब्लम है कि मेरे हिसाब से बहुत, मैं बड़ा शुद्ध कहता हूँ कि ये सभी एक जैसे हैं। हम्म। सभी एक मेरा पिता है जिसका नाम है खुदा उन्दे ताला, बाकी सब उनके भाई हैं। तो जब कभी कभी डैडी मेरी बोलते ना चीज पूरी नहीं करते थे कि डैडी मुझे 50 रुपए चाहिए, तो मैं चाचा के पास जाता था, चाचू गिव मी समथिंग यार। तो वैसे ही मैं दुनिया में अपने आप को ऐसा लेके चलता हूँ कि मेरे लिए सर्वधर्म समान है। कभी कभी गणपति जी भी मेरी बात नहीं मानते तो मैं बैंड्रा चर्च पहुंच जाता हूँ, क्राइस्ट साहब के पास, जीसस व्हाट इज दिस। तो कोई ना कोई तो मानेगा। मेरे इतने सारे चाचू हैं, एक चाचू ने मान लिया, मेरा काम हो गया। बहुत बिंदास हैं आप। कहीं न कहीं जहाँ से आपने अपने करियर की शुरुआत की है ना, वो आपकी बातों में नज़र आ रही है। ग्राउंड बहुत मजबूत है मैडम। हाँ, यस। हमारी जो पाइलिंग हुई थी ना, जी। बहुत मजबूत थी, बहुत गालियां खाई। उसमें गालियां, मार, सबका जमघट मिला के फिर उसके बाद वो बिल्डिंग बनी है। तो मेरा सीए हमेशा मुझसे कहते था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, बहुत बोतरा साहब हमारे सीए थे। बोले वाहिद भाई, अब आप पैसे कमा रहे हो, आपको पगार अच्छी आ रही है, आप सब कर रहे हो, अपनी पाइलिंग अच्छी रखो, टैक्सेशन में अच्छे से रहो। हुँ। जितना मजबूत टैक्सेशन रहेगा ना, तो आप रेंज ओवर में क्या फरारी में भी चलोगे तो लोग कुछ नहीं कर सकते। तो पाइलिंग हमेशा मजबूत रखो, तो इमारत मजबूत बनेगी। राइट। तो मैंने पाइलिंग मजबूत रखी मैडम, तो इमारत अपने आप मजबूत बनेगी। अच्छा, बॉलीवुड के साथ तो चलिए बात होती है। ये गर्ल्स को बहुत अच्छे-अच्छे और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दिए जाते हैं। उनको बहलाया-फुसलाया जाता है और बहुत जल्दी हम देखते हैं कि किसी के पास कुछ नहीं होता और एकाएक सब कुछ आ जाता है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। एक छोटे-से मॉडलिंग रैंप वॉक शुरू करने उसके के लिए बाद आपके पास खूबसूरती होना जरूरी है, खूब्स आपकी जबान अच्छी होनी चाहिए, आपके लुक्स, आपकी अदाएं, उफ, ये सब अदाओं से ही कमाया जाता है। खूबसूरती तो सेकेंडरी है मैडम। अगर अदाएं हैं तो जर्रा भी आफताब बन जाता है। ये बुकीज, ये स्कैमर्स, ये हवाला चलाने वाले लोग बड़े अकेले होते हैं। माफ कीजिएगा, इनकी बीवी से उनको वो सुख नहीं मिलता, क्योंकि बेचारे 2 बच्चों की बाप अपने अपने घर को संभालेंगे कि इसको संभालेंगे। इनकी ये क्या करते हैं, ये इन लड़कियों का उपयोग करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनके ऊपर खर्चा करते हैं। बीवी को 5,000 भी नहीं देंगे, नहीं चल चल चल। लेकिन इसके लिए 5 लाख की बिजनेस क्लास की टिकट, फर्स्ट क्लास की टिकट बिल्कुल कर देंगे। और होता क्या है, लड़की आती है, मुंबई में सस्टेन करने के लिए मिनिमम 1 लाख रुपए चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मेकअप कॉस्ट 20,000, पीजी 25,000 रुपये, ट्रैवलिंग करना है कहीं ऑटो रिक्शा से तो 15,000 रुपये। सही बोलो ना कैमरामैन साहब? उसके बाद अगर आपको किसी पार्टी में जाना है, कहीं जाना है, तो कपड़े वपड़े भी अच्छे चाहिए। उस पैसा मिला के 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए आपको। तो कहाँ से लाएंगे? उनका बाप बेचारा 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी कर रहा है गाँव में। पहले 1-2 महीना तो चलो दोस्त दोस्त काम आ जाते, उसके बाद क्या? उसके बाद इनको इन दलदल में ढकेला जाता है, इनके ही दोस्तों द्वारा, इनके ओके। ही मेल मिलाप करने वाले दोस्तों के द्वारा। पहले पार्टियां इनको फ्री में कराई जाती हैं, लेकिन बाद में इनसे खर्चा कराया जाता है। अब ये खर्चे कहाँ से लाएंगे? वेयर डू दे गेट द मनी फ्रॉम, दैट इज द क्वेश्चन। पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा यहाँ से आएगा कि आपकी फोटो शूट होगी। आजकल तो फोटो भेजने की जरूरत नहीं, आजकल तो इंस्टाग्राम आईडी दे देते हैं। आईडी देखिए, लड़की पसंद आई तो लड़की दुबई आ जाएगी, वहां पे आप उनके साथ, ये एजेंट है, ओके, एजेंसीज है, ओके। ये एजेंसी कर रही है ये काम। आपको लड़की देख के पसंद आई, बुला लीजिए, 3-4 दिन 5 दिन आपके साथ में रहेगी, घूमेगी फिरेगी। और अगर वो लड़की का कोई दोस्त उससे पूछता है कहाँ जा रही हो, मैं दुबई जा रही हूँ, मेरा शूट है। कौन सा शूट है?
वो लड़कियों को जिंदगी में नहीं पता चलता, लेकिन वो शूट करके आ भी जाती हैं, इंस्टाग्राम में 2-4 रील्स डाल देंगी, बोले हो गया मेरा काम। ऐसा है मैडम, ये चल रहा है आजकल। ये लड़कियां विक्टिम हैं, इनको बड़ी जिंदगी, इनको बड़ी गाड़ियां, इनको बड़े फ्लैट्स दिखा दिया जाता है, लेकिन बाद में एक खोखली है, क्योंकि इनको अल्टीमेटली ड्रग्स में ढोल दिया जाता है। ओके। मैंने कितनी ऐसी मॉडल्स को जानता हूं जो ड्रग्स में बर्बाद है, जो ड्रग्स लेने की खातिर किसी के भी साथ सस्ते में सोने को तैयार हैं, सोने, सॉरी टू से दैट, सस्ते में सिर्फ उनको ड्रग्स ला के दे दीजिए आप। कोकीन, ब्राउन शुगर तो बहुत बड़ी बात है, एमडी की जो ड्रग्स आती हैं सस्ती वाली, वो उसके लिए मोहताज है। ये ड्रग्स कैसे आ रहा है? हालांकि एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट हमारा अच्छा काम कर रहा है, काफी लोगों को पकड़ रहा है, काफी ड्रग्स भी, लेकिन आते कहां से हैं? ये तो बिल्कुल कुकर मुत्ते हो गए कि एक को मारी तो दूसरा पैदा हो जाता है। तो उसमें लगाम लगानी पड़ेगी, ये मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि कौन सी लड़की कहाँ जा रही है, दुबई जा रही है, अकेले जा रही है तो क्यों जा रही है, किसके लिए जा रही है, बार बार लंदन का ट्रिप मार रही है तो क्यों मार रही है। तो ये देखिए, लोग कहते हैं कि वाई दिस इज देयर ओन पर्सनल, वाई यू गेटिंग इन्वॉल्व इनटू दिस। सी, मेरा एक ही कहना है कि पर्सनल है, लेकिन ये चीजें उनको विक्टिमाइज कर रही है, वो विक्टिम बन रही है, उनकी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उनकी लंबे, बोलते ना, अगर आप लॉन्ग रन में देखिएगा तो उनका नुकसान है। ड्रग्स लेना कौन सी अच्छी बात है, मुझे बताइए? बिल्कुल नहीं है। अच्छे अच्छे तबाह हो जाते, तो ये भी तबाह हो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे यंगस्टर्स तबाह हो। तो मैं ये आप लोगों के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन लड़कियों तक मैसेज भेजाना चाहता हूं और भेजता रहता हूं कि मत कीजिए ये काम, लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये काम अच्छा नहीं है। क्या इनको बड़े सपने दिखाए जाते हैं? बिल्कुल, सपने तो बेचे जाते हैं, सपने ही बेचे जाते हैं। यहां पर उनकी ऑटो में चलने की पावर नहीं होती, उनको एस क्लास मर्सिडीज, ई क्लास मर्सिडीज में घुमाया जाता है, वो घूमती हैं, उनको लगता है कि जब ये लड़की के पास इतना पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं, जब ये लड़की इतने बड़े फ्लैट में रह रही तो मैं क्यों नहीं। तो वही हो रहा है, इनको सपने बेचे जाते हैं कि तू भी हो सकती है, तू ये काम कर। फिर इन्हीं को वापस आने के बाद ड्रग पेडलर बना दिया जाता है, ड्रग्स इनके ड्रग सप्लाई करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हारा राज खोल देंगे, ब्लैकमेलिंग की जाती है। और पार्टीज में ड्रग्स तो आज कॉमन 100%। आपने देखा नहीं अभी नेस्को में क्या हुआ जी, मासूम बच्चों की जाने गई जी। कहां से आया ड्रग्स, कौन लाया वो ड्रग्स? मैं तो कहता हूं 90% जितने भी इवेंट्स होते हैं सब में ड्रग्स होता है। मुंबई में 90% जितने भी यहाँ क्लब चल रहे हैं, डिस्कोथेक चल रहे हैं, सब में ड्रग्स होता है। एंटी नार्कोटिक्स एक बार कमर कस ले तो सब सामने आ जाएगा सच क्या है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मैं आपको लिख के देता हूं, मेरे सोर्सेज हैं जो मुझे बता रहे हैं, हर जगह ड्रग्स होता है मैडम, हर जगह सप्लायर है एक नॉमिनेटेड। मैं नहीं कहता 100% क्लब्स में होता है, लेकिन 90% मैं अभी भी कह रहा हूं आपको जहां होता है। कि बाथरूम में जाइए, देखिए बाथरूम में क्या होता है। और अगर मेरे एक दो इन्वेस्टिगेशन सही हो गई तो मैं उन क्लब्स का नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं कह सकता वरना वो डेफेमेशन फाइल कर देंगे। खैर मैं डेफेमेशन से डरता नहीं हूं, बहुत किए हुए डेफेमेशन फाइल्स, 2-4 और हो जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता मैडम। हाँ, हकीकत दिखाता हूं, हकीकत दिखाता रहूंगा, मैं किसी से नहीं डरता सिवाय उस ऊपर वाले के। बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेम के साथ क्या फियर भी आता है? फियर बहुत बड़ा फैक्टर है बॉलीवुड में। फियर कंपटीशन का है, फियर ईगो का है। ईगो सबसे बड़ा फियर है कि आज अगर कोई फिल्म लॉन्च हो रही है जो सिर्फ अभी किताब में है जी, उसकी जब कास्टिंग होगी तो उस कास्टिंग में मैं हूं या नहीं इसकी दौड़ है। दैट इज अ फियर कि मेरी जगह इस बॉलीवुड की एक्ट्रेस को तो काम नहीं मिल जाएगा, इस बॉलीवुड एक्टर को तो काम नहीं मिल जाएगा। ये फियर है, और उस फियर को दबाने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं, साम दाम दंड भेद, चाहे वो लड़का हो, अगर उसे वो प्रोजेक्ट चाहिए तो चाहिए, और किसी भी हद तक चाहिए, कुछ भी हो जाए। पहले जमाने में देखा जाता था कि अंडरवर्ल्ड के प्रेशर किया जाता था लोगों को, अब अंडरवर्ल्ड तो रहा नहीं, तो अब कई लोग जान पहचान के पॉलिटिकल प्रेशर करवाते हैं, या प्रोड्यूसर्स को उनके फाइनेंसर्स से करवाते हैं, प्रेशराइज करवाते हैं। लेकिन चाहिए तो मतलब चाहिए, तो प्रेशर, फेयर, ये सब एक साथ है। और इस फेयर को दूर रखने के लिए कई लोग ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। आपको मालूम होगा कि कई बॉलीवुड स्टार्स का नाम आया है ड्रग्स में।
जी, मैं सेवन पूछना करते चाह रही हुए थी इस चीज़ को। सेवन करते हुए। तो डिप्रेशन एक ऐसी चीज होती है मैडम, जिसको डिप्रेशन में अगर कोई चला गया ना, बॉलीवुड एक बहुत इनसिक्योर जगह है। यहाँ नाम जितनी जल्दी बनता है, उससे कहीं ज़्यादा नाम बिगड़ता है, जल्दी बर्बाद होते हैं लोग। हालाँकि आज कुछ पेपराज़ीज़ हैं, जिन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है उन लोगों को। हुँ, हुँ। किसी को अगर कोई मार्केट में काम नहीं मिल रहा, तो पेपराज़ीज़ उनको काम दे देते हैं कि आप गाड़ी से उतर के आइए, अपना पिछवाड़ा दिखाइए, हम उसको शूट करेंगे और हम उसको वायरल कर देंगे। ये काम आज पेपराज़ीज़ कर रहे हैं और वो ज़िंदा है, उनकी दुकानें चल रही हैं। वरना काम के मामले में ज़ीरो है। ना कोई सीरियल में दिखाई देंगी, ना कोई फ़िल्मों में दिखाई देंगी, ना कोई म्यूज़िक एल्बम में दिखाई देंगी। पेपराज़ीज़ के हर वीडियो में आपको ज़रूर दिखाई देंगी। क्यों? क्योंकि पेपराज़ीज़ को भी मसाला चाहिए, पीछे चलते हुए टुकुर, 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 टुकुर चली जा रही हैं। पीछे ओ मैडम, मैडम, मैडम किए जा रहे हैं, उनको मिल गया, पब्लिक भी घर पे बैठ के मज़े ले रही है, हो गया काम। है ना? क्या हाई प्रोफाइल जो पार्टीज़ होती हैं, उसका जो कनेक्शन होता है या जहाँ वो गर्ल्स बुलाई जाती हैं, क्या उनको यूज़ करने के लिए स्पेशली पैसा दिया जाता है या बड़ी चीज़ों का एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा लालच दिया जाता है? वो सिर्फ़ पैसा होता है या गाड़ी, बंगला और घर का भी लालच होता है? डिपेंड करता है, मैंने कहा ना उन अदाओं पर। जब लड़की अगर किसी लड़के से पहली बार मिल रही है, तो किस अदाओं से मिल रही है? एक तो होता है कि मैं रोज़ मुर्गी का अंडा खाऊँ, मज़ा आ जाएगा। एक होगा कि मैं मुर्गी को ही काट दूँ, तो अंडा मिलना बंद हो जाए। अब लड़की को ये समझना है कि मैं रोज़ मुर्गी का अंडा खाऊँ, तो वो अदाएँ दिखाएँगी, प्यार लुभाएँगी, प्यार खाना खाए डार्लिंग, कैसी हो तुम? दवाइयाँ ली अपनी टाइम पे? वो अपने आप को दिखाएगी कि वो बहुत आपके ऊपर वो करती है, फ़िक्र करती है आपकी। हुँ, पार्टी में मिलने के बाद, हुँ, बाद हुँ। कई लड़की होती है बकरा काटो, सीधा 2-5 पेटी लो और निकल जाओ, शॉपिंग करो और भाग जाओ। तो अलग-अलग कैटेगरी है बॉस। अलग-अलग मेनू में सब मिलेगा। पार्टी में आपको शॉर्ट टर्म भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म भी मिलेगा, हर तरह की मजबूती मिलेगी आपको। वहाँ पे लड़की ये जानती है, अगर कोई होशियार लड़की है कि अगर ये मजबूत लड़का है, इसके साथ लॉन्ग टर्म चल सकती है, तो पहले लुभाएगी, मनाएगी। नो, 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 आई डोंट टेक मनी आई एम नॉट लाइक दैट कम ऑन डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। समझ गए आप? तो लड़का बोलेगा वाह! क्या इनोसेंट लड़की है। फिर वो उसके ऊपर फ़िदा होगा, फिर लड़की उसको थोड़ा भाव खाएगी। ये दुबई की बात बता रहा हूँ जो होता है। और फिर वहाँ पर फिर वो आपको कैंची में धीरे-धीरे काटना शुरू करेगी। काटेगी, काटेगी। लड़की का उस तरह की लड़की, मैं क्षमा चाहूँगा मेरी माँ और मेरी बहनों, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन उन लड़कियों के बारे में कहता हूँ जो ये कर रही हैं और बिल्कुल धड़ल्ले से कर रही हैं। क्योंकि मैंने देखा है उनके पास ऑटो में जाने के पैसे नहीं होते। आज एस क्लास, सी क्लास में घूम रही हैं। भाड़े के घर में रहती थी, 6 बेडरूम का फ्लैट है बांद्रा में। दिल में दर्द होता है कि वो अपने भविष्य के साथ खेल रही हैं, वरना हमारे घर में थोड़ी लेके जा रही है, और नवाज़ अली खान का भी पैसा निकाल के देने वाला है उनको। आप जानते हैं ऐसी मॉडल्स को? बहुतों को नाम बता दूँ तो तहलका मच जाए। बताइए ना एक आध का नाम। हाँ, बता दीजिए और डेफेमेशन के लिए कोर्ट में खड़े हो जाइए। आप तो हुँ, इंटरव्यू करके निकल लेंगी, हैं? और वहाँ डेफेमेशन का फाइल आएगा, हुँ। एड कोर्ट से नोटिसेज़ आएँगे। अरे बहुत ले चुका हूँ मैडम, अभी और ले सकता हूँ, लेकिन क्यों फालतू झंझट छोड़िए। ये गरीब लोग कमा रही हैं, कमाने दीजिए, अपने आप एक दिन समझ में आएगा इनको कि ये क्या कर रही हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं लोगों को गलत इन्फ्लुएंस भी तो कर रहे हैं। आज किसी लड़की के पास कुछ नहीं है और जैसे आप बता रहे हैं कि उसके पास ऑटो के पैसे नहीं है और आज वो सी क्लास में घूम रही है और बांद्रा में घर लिया हुआ है। सी दूसरी लड़की क्लास? अरे मैडम सी क्लास तो 40 लाख की आती है, क्या बात कर रहे अच्छा हैं? हम ई तो एस क्लास और ई क्लास की बात कर रहे हैं। आप तो डाउनग्रेड कर रही हैं उनको। नहीं, नहीं, अच्छा नहीं। सी क्लास उनके लिए डाउनग्रेड हो गया। सी क्लास तो बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना फर्स्ट स्टेप की लड़कियां लेती हैं, वरना एस क्लास और ई क्लास के नीचे बातें नहीं होती मैडम। और आजकल तो रेंज रोवर भी लेके घूम रही हैं, नई वाली स्पोर्ट्स, 2 करोड़ 70 लाख की आती थी। तो फिर जो दूसरी लड़कियां हैं वो चाहेंगी ना कि हम भी इसी शॉर्टकट में मैडम एक आगे बात जाएं। बताऊं, मैं इस ऑफिस में आया ना, हम्म आया, हम्म एक लड़की बैठी है रिसेप्शन में, उसकी पगार होगी 20,000 रुपए। हम्म क्यों बैठी है? क्योंकि वो खुददार है, हम्म उसकी परवरिश वैसी हुई है। हम्म और एक लड़की मैं लेके चलता हूँ जो डांस बार में डांस कर रही है, जहाँ पे रोज वो लाख रुपए कमा रही है। मैं नहीं कहता कि वो खुददार नहीं है, हम्म उसने उस चीज को उस चीज को गलत नहीं समझा, उसको लगता है कि वो चीज सही है। तो ये आपकी सोच के ऊपर है कि क्या आप सोचते हैं सही और क्या गलत। वो लड़की ने अपनी खुददारी, अपने माँ बाप की तरबियत राइट। सेव किया हुआ है। उसको मालूम है कि एक औरत का गहना क्या है, बिल्कुल। इसलिए आज 20,000 में वो 10 घंटे काम कर रही है। और जो लड़की डांस बार में डांस कर रही है सबके सामने, मैं उनको भी गलत नहीं कहता, लेकिन अब उनको पहले पहले होती थी मजबूरी, हम्म अब हो गया शौक। बदल पहले मजबूरी के लिए वो बार में जाती थी, अब हो गया शौक, अब उनको सस्टेन करना है। मैं दोनों को गलत नहीं कहता, लेकिन सही कौन गलत कौन ये आप डिसाइड कीजिए। अच्छा कौन बुरा कौन आप डिसाइड कीजिए। मैं इस लड़की को अपने घर की पार्टी में बुलाऊंगा, लेकिन क्या मैं वो लड़की को अपने घर की पार्टी में बुलाऊंगा ये आप तय कीजिए।
ये ऑडियंस तय करेगी, वही बताएगी। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बिल्कुल। अगर मैं ये मोहतरमा जो रिसेप्शन में बैठी हैं जी। उनके साथ कहीं पार्टी करने जाऊंगा और उस लड़की के साथ कहीं पार्टी करने जाऊंगा, आप दोनों में डिफरेंस देख लीजिएगा। बिल्कुल। इनको पूछिएगा खाना क्या खाओगे, क्या लोगी डिनर में, तो मेनू कार्ड देख के बोलेगी मुझे ये खाना ही खाना। उनसे पूछेंगे ना क्या खाओगी, जो तुम खाओगे वो खा लूंगी। मैं बता रहा हूँ, भुक्तभोगी हूँ, ये भी कर चुका हूँ। इन्वेस्टिगेशन में सब करना पड़ता है मैडम। और ज्यादा से ज्यादा वो चिकन चिल्ली मंगा लो। अब तो लड़कियां बहुत सुधर गई हैं, अब तो लड़कियां बहुत पढ़ी लिखी आ रही, क्योंकि अब वो जनरेशन चेंज हो गया है। माओ की बेटी जो पढ़ी लिखी आ गई है वो है उन लाइनों में, तो पढ़ी लिखी आ गई, मैं उनको बुरा नहीं बोलता। लेकिन मैडम डांस बार, मुजरा, ये सब चीजें सही हैं क्या? बिल्कुल सरकार गलत तो है। कभी भी इनको सही नहीं। आप बुझाइए मुझे, गीतू जी, जी। आप सही समझती हैं बिल्कुल नहीं। ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। मुजरा, डांस बार, बिल्कुल नहीं ये तो होना हमारी चाहिए। संविदा नहीं है, हमारी ये तो हमारे सभ्यता संस्कार नहीं है। तो वहां पे लड़की जो काम कर रही हैं उनको आज भी सरकार बोलती है ये विक्टिम है। अगर उनको पकड़ा जाता है ना तो छोड़ दिया जाता है जल्दी से, क्योंकि वो विक्टिम कहलाती है। किस चीज की विक्टिम है वो? इसमें गलती हमारी सरकार की है। है ना? तो बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूं मैडम, सही क्या बुरा क्या, ये जनता जनार्दन जो देख रही है ना उसको तय करने दीजिए। हम लोग मस्त बैठ के कॉफी पीते हैं इसी में। अगला सवाल कीजिए। आपके सवाल, आपके जवाब, बहुत सवाल मेरे हैं लेकिन जवाब आपके बहुत ही खास हैं। बहुत तीर जैसे जवाब हैं आपके। बॉलीवुड के अंदर नेपोटिज्म बहुत चलता है। बुरा क्या है? अच्छा क्या है? अंबानी का बेटा अंबानी बनेगा ना, बुरा क्या है? बुरा क्या है भाई? अंबानी क्या शुरू से देखो, अंबानी थे? अरे उसका बाप अंबानी था। शुरू से नहीं थे ना? अरे मेहनत करके करी। बना, तो मेहनत वही कर। आप मुझे बताइए एक चीज, अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, रोज 10,000 लड़कियां आती है अपने गांव को छोड़ के ये सोच के कि मैं कतरीना कैफ बन जाऊंगी, पॉसिबल नहीं है। आपको पड़ोसी ने बोल दिया कि भैया अरे क्या गाती है, क्या लगती है, क्या खूबसूरत है, वो घर बार छोड़ के यहाँ आ जाती है, बोले मेरे को हीरोइन बनना है। अरे ऐसा कैसा? 10,000 लड़कियां आप ऑन एन एवरेज उठाइए, चलिए मेरे साथ मुंबई सेंट्रल स्टेशन और वीटी स्टेशन, डेली 500 लड़कियां आती है ख्वाब लेके कि मैं हीरोइन बनना है मेरे को। नेपोटिज्म की आप क्या बात करती हो? गलत क्या है नेपोटिज्म बनना? अगर मेरा बेटा उसके अंदर पोटेंशियल है तो मैं क्या अपने बेटे को प्लेटफॉर्म नहीं दूंगा? किस लिए मैंने पैसा कमाया भाई? गलत क्या है? मैं अपने बेटे को लॉन्च नहीं करूंगा? आप क्या, ऐसा नहीं है, 50-50 है मैडम। 50% जो नेपोटिज्म, जो जिनके माँ बाप नहीं है इंडस्ट्री में वो भी आते हैं। नाम गिनवाओ, राजकुमार राव कौन था भाई उसका? कोई नहीं था। सोनू सूद का कोई था? आज बॉलीवुड में नाम कमा के बैठे ना। वो कतरीना कैफ का मिस्टर क्या नाम है? विकी कौशल। विकी कौशल कोई था? फिर मैडम ऐसा नहीं है। इल्जाम लगाना बहुत अच्छी बात है। अब लोग बोलते हैं अरे अडानी ने वो एयरपोर्ट खरीद लिया। अबे अडानी नहीं तो क्या वाहिद अली खान खरीदेगा? पैसा उसके पास है, उसने खरीद लिया। तेरे पास पैसा तो तू भी जा। ये मैडम जो 2 कौड़ी के लोग जो गांव में बैठे हैं ना, जिनको सिर्फ 2 GB रैम मिल जाता, कोई काम धंधा नहीं होता, वो ये सब नाटक करते रहते बैठे बैठे। उनको कोई काम धंधा नहीं होता। ये 2 GB जो रिलायंस ने दे दिया उनको बस यूज करना है। या तो रिलायंस देखेंगे, या तो राखी सावंत के वो वीडियो देखते बैठेंगे, या तो बैठेंगे वो देखेंगे क्या चल रहा है फिल्मी में, इसमें उसमें नंगापन, किसी का पिछवाड़ा देखते बैठेंगे, या तो देखेंगे अरे ये साला इसको फिर काम मिल गया, इसको काम नहीं मिला, अरे ये तो बड़ी खूबसूरत लड़की, इसको काम मिलना चाहिए। अरे खूबसूरती से काम नहीं होता, एक्टिंग टैलेंट भी होना चाहिए। कुछ एक्टर्स ऐसे भी तो हैं जिनके पास बहुत टैलेंट है लेकिन फिर भी। नाम बताइए। नाम आप बताइए। हम थोड़ी बताया, हम तो नेपोटिज्म का जवाब दे रहे हैं। नाम बताइए किसके पास टैलेंट और फ्लॉप हो गया। मैडम एक्टिंग टैलेंट के बाद व्यवहार भी होता है आपका एक दूसरे के साथ, लालच भी होता है। आपकी एक फिल्म हिट हो गई, आप बोलोगे नहीं मैं अगली फिल्म से 15 करोड़ लूंगा, तो कौन आपको बनाएगा, कौन लेगा? बहुत चल रहा है। देखिए बॉलीवुड में बहुत चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। एटीट्यूड आपका काउंट होता है, आपकी पर्सनालिटी काउंट होती है, आपकी जो लोगों के साथ व्यवहार है, आपके प्रोड्यूसर के साथ व्यवहार है, आपके सेट पे आने के बाद आपके स्टाफ के साथ, क्रू के साथ क्या व्यवहार है, ये सब काउंट होता है मैडम। आज की तारीख में अगर एक फिल्म हिट हो जाए तो आदमी 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। यहाँ सलमान, शाहरुख, अक्षय कुमार की कई 100 फिल्में हिट हो चुकी हैं, आज भी वो ग्राउंड पे है, हवा में नहीं उड़े। और मैं आपको एक बता, कार्तिक आर्यन नाम लेता हूं, चलिए, अरे वो 7वें आसमान में नहीं, वो तो 14वें आसमान में है। कोई सीधा कोई बात करके बताए किसी से वो? मैडम ये जितने भी पेपराची है ना वो सब मेरे खबरी हैं। कार्तिक आर्यन सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। कौन है वो? नेपोटिज्म है? नहीं। फिर कहां से आया वो? इतना घमंड किस बात का? ऐसा नहीं, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए।
भगवान देने में समय नहीं लगाता, लेकिन लेने में समय लगाता है मैडम। सोचता है कि इस आदमी से लूं 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 लूं, और जब वो लेता है तो सब ले लेता है। कार्तिक आर्यन का तो आपने नाम लिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि पेपराजी कह रही है कि वो उसके अंदर जो भी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन सुशांत सिंह के साथ क्या हुआ था? क्या हुआ था? वो भी बेचारा डिप्रेशन का मारा, डिप्रेशन में था वो, नो डाउट। उसके लॉकडाउन के द्वारा कई फिल्में उससे छीन ली गई थी। वो पैसे ऐसे खर्चा करता था जैसे राजा महाराजा हो, उसके हाथ में पैसे नहीं टिकते थे। और मैं कई ऐसे प्रोड्यूसर्स को जानता जिन्होंने उससे पैसे दिए उसको साइनिंग के, लेकिन बाद में ले लिया लॉकडाउन की वजह से। डिप्रेशन का शिकार था, हत्या है, आत्महत्या है, मैं इस बारे में जाऊंगा नहीं, क्योंकि ये सब जानते हैं। कुछ चीजें खामोश रहकर अगर आप बयां कर दें तो वही बड़ी होती है। जी। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता मैम। जी। तो चाहे वो दिशा सालियान हो, चाहे वो सुशांत हो, सुशांत वॉज अ वेरी लवली बॉय, बहुत अच्छा लगा था, हमेशा इज्जत दिया। हमारे यहाँ पे आता था, जिम हम लोग साथ में करते थे। जी। अच्छा, ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, अगेन नॉट फ्रॉम नेपोटिज्म, अलग से आया था, उसने अपनी अलग से एक कहानी अलग बनाई, पहचान बनाई थी। अलग से पहचान बनाई उस लड़के जी ने। जी। लेकिन मैडम देखिए, अलग से पहचान बनाने के लिए आपको बहुत कुछ पहले इंडस्ट्री में सीखना पड़ता है। राइट। आपको ये ग्लैमर वर्ल्ड जो है ना, ये ग्लैमर वर्ल्ड बहुत अजीब है, सक्सेस बहुत अजीब है, ये आपको हजम करना पड़ता है। और बहुत लोग हजम कर पाते हैं, बहुत लोग हजम नहीं कर पाते। रातों रात जब आप स्टार बन जाते हैं, लोग आपको पूछने लगे कि मेरा एक बहुत, मैं इसको छुटंकू से जानता था, आहान खान, क्या वो चंकी पांडे का भतीजा, क्या नाम है उसका, वो बड़ी हिट गई उसकी फिल्म आहान अभी, खान। आहान पांडे। आहान पांडे। आहान पांडे को मैं बहुत कम उम्र से जानता था, जी। मुझे हर डिस्कोज में, पार्टीज में मिलता था, हमेशा भैया कैसे हैं, बड़ा 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 बोलते ना, कि देख के लगता था कि यार बड़ा चार्मिंग बॉय है। मेरी बीवी के साथ भी हम लोग कभी पार्टी कर रहे थे, वो भी आ गया टेबल पे, या हम उसके कभी टेबल पे चले जाते थे। मुझे लगता था कभी ना कभी लड़का स्टार बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी तरबियत बताती थी, इतने बड़े फैमिली से आ रहा है वो, और डाउन टू अर्थ। वो छोड़िए, सोहेल भाई का बेटा, सोहेल खान का बेटा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, तो नहीं बोलूंगा, इन फ्रंट ऑफ मी ही इज जस्ट अ किड, बट जो प्यार से, खलूस के साथ, जो नरमी से वो आपसे मिलते हैं, इब्राहिम को देख लीजिए, सैफ भाई का बेटा, ये जो जिस इखलाक से आपसे मिलते हैं, आपको लगेगा नहीं इतने बड़े फैमिली से आ रहे हैं। इनके उस गुरु से, शाहरुख के बेटे को देख लीजिए आप, आपने कई वीडियोस देखे होंगे उनके, जी, कितने प्यार से, कितनी इज्जत देते हैं वो लोग। और वहीं दूसरी तरफ इनको देख लीजिए, ये चलते तो पैर जमीन पे नहीं होते। तो तरबियत, फिर मैं आऊंगा तरबियत, कि आपकी परवरिश कैसे हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। परवरिश अच्छी होगी तो डेफिनेटली बच्चा अच्छा निकलेगा। आर्यन खान की बात अगर हम करें तो अभी जो कुछ टाइम पहले केस आर्यन खान के साथ भी हुआ था, जिसमें उनको सेफली निकाल लिया गया। सेफली निकाल लिया गया? अच्छा, नहीं निकले? नहीं आप बताइए, आप नहीं, सवाल आप पूरा कीजिए। बताइए। मैडम, कोई सेफली निकाला नहीं गया, कोर्ट के समक्ष सारी चीजें प्रेजेंट की गई, कोर्ट ने उनको बेल दी, और उस बच्चे का उसमें कुछ लेना देना भी नहीं था। जी। देखिए, मैं न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठाना चाहता, बिकॉज आई हैव अ फुल फेथ राइट। इन इंडियन जुडिशरी, और मैं बहुत सम्मान करता हूँ हर जजेस का। मैंने अपने हर इंटरव्यूज में, जर्नलिज्म की हर लाइफ में हमेशा कोर्ट का सम्मान किया हूँ और करता रहूंगा, क्योंकि हम भगवान के बाद उनको मानते हैं, बिल्कुल, और वो हमारे लिए इस दुनिया में भगवान है। आर्यन खान के साथ जो हुआ, ही वॉज अ विक्टिम। ओके वो गलत सोहबत में पड़ गया था, ओके। वो गलत सोहबत में पड़ने का उसने खामियाजा भरा है। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन जो बेटे जो एक उसके साथ गुजरा है, वो भगवान ना करे किसी भी बेटी के साथ गुजरे। मेरा भी बेटा एक है, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा, और मैं कभी सपने में भी किसी दुश्मन के बच्चे के बारे में भी ये नहीं सोचूंगा कि उसके साथ ऐसा हो। इट वॉज रॉन्ग, इट वॉज टोटली रॉन्ग, एंड खैर उसके बाद उसको काफी कुछ सीखने को मिला, कुछ मिला, उसने लाइफ में प्रैक्टिकल बना, बिल्कुल, और अल्लाह उसको लंबा करियर दे, और भगवान करे कि वो आगे तरक्की करे। शायद एक ऐसी चोट थी जिसके बाद वो निखर कर मैंने कहा ना, देखिए मैंने आपको इंटरव्यू के पहले क्या कहा, कि लोहा जब तक आंख से नहीं गुजरता और उस पर फटके नहीं मारे जाते, तब तक तलवार नहीं बनती।
तो हर जिंदगी में हर एक इंसान को फटके मारना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कभी कभी वो फटके हमारा परिवार हमको मार देता है, कभी हमारे दोस्त मार देती है, थोड़ा जवान हो गए तो गर्लफ्रेंड भी मार देती है। सबक हम सबको मिलता है और मिलना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए, बॉलीवुड की तो बहुत सारी बातें करी, अंडरवर्ल्ड की बात करें या आप आजकल आईपीएल की बात करें, इसका लिंक दुबई से क्यों जोड़ा जाता है? देखिए, दुबई एक ऐसा देश है जो सबको वेलकम करता है, जहाँ पे सिक्योरिटी है, जहाँ पर रात को 2 बजे भी आप फ्रीली घूम सकते हैं, खाना अच्छा है, आबो हवा अच्छी है, जी। खूबसूरती दुनिया की आपको वहां मिलेगी, बला की खूबसूरती, दुनिया की चुने हुए नग वहां पर मिलेंगे आपको। दूसरी चीज कि इजी एक्सेस है, जितनी देर में मैं यहाँ से कोलकाता पहुंचूंगा आप दुबई पहुंच जाएंगी। तो इट्स लाइक वेरी सिंपल एक्सेस, दिन में 40 फ्लाइटें हैं वहां जाने के लिए, इसलिए लोग दुबई को चुनते हैं। आपको 10 साल का 10 ईयर वीजा मिल रहा है अब तो, इसलिए लोग वहां जाते हैं। लेकिन हाँ, अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, दुबई वो नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले था। ओके। दुबई अब बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। दुबई में बैठे हुए स्कैमर्स, दुबई में बैठे हुए क्रिकेट बुकीज, दुबई में बैठे हुए ये गलत काम करवाने वाले लोगों को अब बख्शा नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब दुबई पहचान गया है, जान गया है और समझ गया है कि इस तरह के लोग यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। हम्म। हर चीज को टाइम लगता है टाइम मैडम बना। लगता है, राइट। तो अब वहां पर इन लोगों की सफाई चालू है, तो बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है, बहुत सारे लोग अंडरग्राउंड हो गए हैं। कई लोगों ने दूसरे दूसरे देशों का, जैसे माल्टा, पैरागुआ, डोमिनिक रिपब्लिक, यहाँ के पासपोर्ट्स ले लिए हैं, जो कि लगभग 2-2.5 करोड़ में मिल जाते हैं। तो ये लोग या तो सिलेंडर हो गए, ये सब काम धंधा बंद कर दिया है, या तो ये लोग वहां से डिपोर्ट किए गए हैं। तो दुबई अब पहले जैसा नहीं है, अब दुबई में बहुत रिस्ट्रिक्शंस बढ़ गई है। दुबई अब सफाई कर रहा है, पहले भी सफाई किया था दी कंपनी के टाइम पे जब शरद शेट्टी की हत्या हुई थी, और अब वापस दोबारा सफाई कर रहा है। तो मुझे लगता है कि दुबई में अब ये लोगों के लिए कोई जगह है। सट्टेबाजी या जितने भी बुकीज हैं इनके लिए भी। नहीं, सट्टेबाजी दुबई में नहीं रहा, अब सट्टेबाजी डाइवर्ट हो गया है। जितने भी बेटिंग ऐप चलाने वाले लोग थे, हम्म। ये तो या तो जॉर्जिया चले गए, या बैंकॉक, थाईलैंड चले गए, ये या तो आपका व्हाट यू कॉल्ड गोवा चले गए। गोवा में काफी लोग पकड़े जा रहे हैं, पिछले 1 हफ्ते में 10-12 लोग पकड़े गए। तो ये लोग तो है ना मैडम, तो ये डाइवर्ट हो चुके हैं दूसरे दूसरे देशों में, या वहां चले गए जहां पे ये बेटिंग ऐप लीगल है। ओके। जैसे कि आप लंदन चले जाइए, इंग्लैंड में लीगल है, वहां लाइसेंस मिलता है। बैटिंग ऐप। हाँ जी, तो वहां चले गए, ओके। ज्यादा पैसा है तो वहां चले गए। ये जो एक बार ऐसा सुनने में आया था कि बहुत ज्यादा लोगों ने, बिलियनियर्स ने या बड़े बिग शॉट्स ने, सबने पैसा लगाया था। दुबई में एक क्लब खुला था, इल्यूमिनाती क्लब, हम्म, जो कि विद इन 2 days बंद भी हो गया था। हम्म, क्या रीजन था इसका? मुझे नहीं पता, सीरियसली मुझे नहीं पता इस टॉपिक के बारे में। मैंने, हाँ, ये दुबई में क्लब चलता था 2.0 स्काई, जी। स्काई 2.0, जी। उसमें कुछ स्काई नाम जो पड़ा था वो स्काई बेटिंग ऐप वाले के नाम पे पड़ा था, हरी टेबरीवाल, ऑन रिकॉर्ड नाम ले रहा हूं मैं उसका। हम्म। उसने कुछ पैसे लगाए थे, ये मैंने जरूर सुना था। हम्म। लेकिन पेपर तो मैं, क्योंकि दुबई में कुछ पेपर इतनी आसानी से निकलता नहीं है, हम्म। तो मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड कुछ बोल नहीं सकता। मतलब सोर्सेज ने जो मुझे बताया वो मैं बता सकता हूँ आपको। मैच फिक्सिंग जो होता है, सबको एवरीबॉडी नोज कि मैच फिक्सिंग होता मैच है। फिक्सिंग के ऊपर मैंने कभी इंटरव्यू लिया था अमित मंजीठिया का, आपने देखा हो या नहीं देखा हो, जिसमें करीबन 25 मिलियन लोगों ने देखा उसको, 25 मिलियन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम में देखा उसको। ओके। मैच फिक्सिंग जो उसका सोचना है कि मैच फिक्सिंग होती है, हम्म। और स्पॉट फिक्सिंग होती है, मैच फिक्सिंग नहीं स्पॉट फिक्सिंग होती है, जो उसका कहना है। हम्म। हालांकि मैंने अभी तक किया नहीं है और ना मैंने सुना है, लेकिन उसका इस धंधे से बहुत पुराना लेन देन है। तो अगर उसके मुताबिक उसकी बात माने तो स्पॉट फिक्सिंग होती है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या है स्पॉट फिक्सिंग? स्पॉट फिक्सिंग कैसे होती है, देखिए, जैसे मान लीजिए एक बॉलर है, हम्म। उसको कुछ पैसे खिला दिए गए, उसको बोला गया 3 वाइड दे दे, या तू अपने ओवर में 20 रन खा ले, ठीक है, या नो बॉल दे दे, दैट इज स्पॉट फिक्सिंग। एक लंबी पारी चलती है जी। जिसमें बोलते हैं कि 6 ओवर में 50 रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब बुकीज उसको कंट्रोल करते हैं कि बैट्समैन को स्पॉट फिक्सिंग हो गई कि तुझे 20 रन मारना है या तुझे आउट हो जाना है, दैट इज स्पॉट फिक्सिंग। ओके। बहुत सालों से चला आ रहा है, कई लोगों पर आरोप भी लगे थे, आपको याद होगा, साउथ अफ्रीकन कैप्टन था हंसी क्रोनियर, इस दुनिया में अब नहीं रहे वो,
उनके ऊपर भी आरोप लगे थे। हमारे भारत में कितने लोगों पर आरोप लगे, कितने क्रिकेटर्स पे आरोप लगे। जी। तो ये तो है ना मैडम कि जहां पे गुड़ होगा वहां मक्खी तो आएगी। और ये क्रिकेट गैम्बलिंग एक दो नहीं, इतने हजारों करोड़ की बेटिंग होती है कि आप में सोच भी नहीं सकते। एक आईपीएल में जो एक बंदा खेल रहा है या कुछ भी खेल रहा है, उसकी कितना मिलता होगा उसको, और अगर अचानक से उसको बड़ा कोई ऑफर कर दे तो जहन कहीं ना कहीं डगमगा जरूर जाता है। हालांकि अभी तक पुख्ता रिपोर्ट कभी भी नहीं आई है कि आईपीएल में पिछले दिनों जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा हो रहा है। ओके, ऐसा अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं है। अभी सेफ खेला जाता है। पता नहीं मैडम, सेफ खेलेगा अनसेफ क्या, मैं तो बोलता हूँ खेलो ही मत यार। क्यों खेलना है मैडम? बेटिंग ऐप, बेटिंग ऐप तो जहन्नुम है। ये नशा है, कोकीन और ब्राउन शुगर से भी बदतर नशा है। बिल्कुल। हर शाम को 7 बजे 7:30 बजे हाथ हिलने लगता है, अरे मैच चालू हो जाएगा, मैच चालू हो जाएगा। 7:30 बजे, अरे आज मैच किसका है, किसका क्या भाव चल रहा है। मैडम मैंने इतनी अंदर तक देखी है दुनिया को कि आप बुकी से 7 जन्म में नहीं जीत सकते। ओके। आपने वो पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार की, इसमें था एक गाना पनौती, हाउसफुल पिक्चर आई थी। तो ये बुकी लोग दुनिया के सबसे खतरनाक पनौती लोग हैं। इनसे आप जीत ही नहीं सकते। इनका ऑरा, इनका, अब तो वास्तु वास्तु भी करते हैं ना, अब क्या वो राशि वाशी, इस शनि का इतना प्रभाव होता है इनके अंदर कि हम जैसे बैठे हुए बुध है ना मेरा, तो बुध तो काम ही नहीं करेगा शनि के सामने। इनसे जीतना इम्पॉसिबल। और दुनिया के सबसे बड़े शनि लोग ही बैठे हैं बुकी। 8 नंबर मिलेगा आपको कोई बड़ा बुकी, या 4 नंबर मिलेगा बुकी आपको, शनि या राहु। राहु। ये दो खतरनाक बुकी के वर्ड में बैठे हुए हैं। इनसे आप जीत ही नहीं सकते, जीतने नहीं देंगे। एक मैच ले लो, बाकी के 4 देके जाओ। अच्छा, ये आपसे मैं पूछती हूँ, ये 140 करोड़ की आबादी के अंदर 2 कैप्टन्स की वाइफ का स्कूलमेट्स होना या फ्रेंड्स होना, ये कोइंसिडेंस है या एक मैनिपुलेशन है ये? मेरे को नहीं मालूम मैडम, मैं इस बारे में कभी सोचा नहीं। जिस पर जाना इस बारे में सोचना क्या है। आई एम सॉरी, मैं ये सवाल जानते ही नहीं, मैं जवाब भी क्या दूं उस बारे में। कौन से 2 कैप्टन और कौन सी 2 बीवियां मुझे नहीं पसंद। जी। लेडी माउंटबेटन का नाम सुना है? जी। कौन थी वो? नहीं, मैंने नहीं सुना, आप मैं बताता बताइए। हूँ। लेडी माउंटबेटन की वाइफ थी, जो आखिरी गवर्नर थे इंडिया के 1947 में। उनको महारानी ने स्पेशली भेजा था यहाँ पे, माउंटबेटन को। माउंटबेटन अब आए तो अपनी वाइफ को भी लेके आएंगे। अब आपको मालूम था कि उनके क्लासमेट कौन थे? नहीं। पहले जवाहरलाल नेहरू, लेडी माउंटबेटन, और दूसरा जिन्ना। जिन्ना। दोनों की क्लासमेट कौन थी? लेडी माउंटबेटन। जब सुबह जिन्ना जाते थे ब्रेकफास्ट में, तो लेडी बोलती थी, डार्लिंग यू वोंट बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। शाम को जवाहर जी जाते थे तो उनसे पूछती, डार्लिंग यू वोंट बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोनों को चढ़ा दिया और यहाँ लाखों लोग मर गए। आप समझ रही ना? तो ये आपके सवाल का जवाब है, इनडायरेक्टली। खतरनाक जवाब है। ऑन समझने रिकॉर्ड वाले है, ऑन रिकॉर्ड है, ये आप गूगल कर लीजिए समझने वाले बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो आप देख लीजिए। लेकिन बहुत सी चीजें खुलासा नहीं कर पाते हम, क्योंकि हमारे भी बीवी बच्चे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ प्रोटेक्शन है, लेकिन बीवी बच्चों के साथ तो नहीं है। मेरा बेटा आज भी क्रिकेट खेलता है, अंडर 14 खेल रहा है। ही इज अ लेफ्ट आर्म बॉलर। अकेले जाता है किट उठा के पूरा। मैंने कोई वीआईपी ट्रीटमेंट दी हुई नहीं। ट्रेन में हो, बस में हो, जैसे भी किट उठाओ 10 किलो का और अकेले जाओ, कोई ट्रीटमेंट नहीं। एक वीडियो वायरल हुआ था अर्जुन तेंदुलकर का कि वो पानी पिला रहा है सबको। जी। मैं कहता हूं कि यार उससे अच्छा वीडियो हो ही नहीं सकता दुनिया में, कि जिसका फादर क्रिकेट ऑफ गॉड ऑफ क्रिकेट हो, उसका बेटा ग्राउंड में पानी पिला रहा है। सोचिए क्या तरबियत होगी। बिल्कुल। वो चाहे तो अपने बेटे को कौन सी टीम में नहीं खिला सकता यार, लेकिन उसका बेटा बोलता है कि नहीं, मुझे अपने तरीके से ऊपर आना है। मेरा बेटा बोलता है, डैडी आई डोंट वांट टू यूज योर कार, आई एम हैप्पी। मैं सुबह उठ के जाऊंगा, अपना मेहनत करूंगा, मैं बॉलिंग करूंगा, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अच्छा लगता है। तो जेंजी में ना, मैं अब वो क्या बोली थी आपने, वो फिल्मों वाली कौन सी बोला था आपने एक वर्ड, फिल्मों के वालों के बच्चे फिल्में बनते हैं, वो क्या बोलते हैं वो वर्ड? नेपोटिज्म। नेपोटिज्म। नेपोटिज्म के लिए भी ना वो बच्चों को सुबह सुबह उठ के मेहनत करनी पड़ती है, हॉर्स राइडिंग सीखनी पड़ती है, एक्टिंग क्लासेस जाना पड़ता है, मैडम स्विमिंग सीखनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कोई स्टार बन जाता। और उसमें भी कई बच्चे फ्लॉप हो जाते हैं, नहीं बन पाते हीरो। जैसे आज अर्जुन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया। इट इज ऑल योर लक मैडम। भगवान ने हर किसी का अलग अलग लक बनाया है। हर एक किसी की अलग अलग राशि है, हर एक किसी का अलग अलग जन्म तारीख, और ये 5 उंगलियां भगवान ने नहीं बनाई। जो सक्सेस मेरे बाप के पास थी, वो जरूरी नहीं कि मेरे पास भी वो सक्सेस आएगा। बिल्कुल। ये सब लिखा हुआ था। जितना दिन आपको, जितना आप देखिए, हमारे में कहावत है,
दो चीजें आपको ढूंढ लेती है, चाहे दुनिया में किधर भी छुपे हो, 7 आसमान नीचे, 7 आसमान ऊपर, किधर भी हो, आपको दो चीजें आपकी ढूंढ लेती है। पहली चीज मौत, कहीं भी छुप जाओ मौत ढूंढ लेगी तुमको। दूसरी चीज आपकी रिस्क, रिस्क मतलब समझिए, आपका रिस्क जो होता है, आप कहीं भी छुप जाओ, खुदा आपको रिस्क देगा, भगवान आपको रिस्क देगा। वो पहाड़ों में छुपे हुए कंकर को, एक चींटी को रिस्क दे देता है, तो हमको क्या है? किस्मत है मैडम। एक देखिए, जो जिसने ये बिल्डिंग बनाई वो बेचारा इस बिल्डिंग में रह रहा है क्या? नहीं ना, रह तो वही रहा है जिसने पैसा पैसा कमाया और जिसने अपनी किस्मत से, तो इट इज लाइक दैट। जी। पॉलिटिकल अगर बात करें, अभी हम रिसेंट में देख रहे हैं मुंबई में जो चल रहा है, रिसेंट में आपने देखा कि बहुत लोगों के घर टूटे हैं गरीब नगर में। आप अपनी राय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये वेरी सही है? अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया, जी। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन था, जी। उसमें साफ तौर पे था कि इन झोपड़ों को हटाया जाए, और ये रेलवे की जगह है, बेशक सर आंखों पे जज साहब ने बिल्कुल सही फैसला दिया, क्योंकि वो जगह वाकई रेलवे वालों की है। जी। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि ये 40 साल पहले जब ये झोपड़े बने मैडम, तो कैसे बने? इनको कैसे बनने दिया गया? आज भी बंबई में अगर झोपड़े बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं? 40 साल हमारा कानून ये बोलता है कि आप 12 साल अगर मेरे घर के बाहर फुटपाथ पे रह लेना तो जगह आपकी। जी, बिल्कुल कहता है। ये तो 40 साल रह रहे हैं, आपने इनको उखाड़ के फेंक दिया। क्या माननीय न्यायालय ने ये कहा कि इनका पुनर्निवास होना चाहिए, इनको दूसरा घर रीडेवलपमेंट देना चाहिए? माननीय न्यायालय ने ये नहीं कहा। सरकार ने क्या ये सोचा कि ये जिनके घर तोड़े जा रहे हैं इनको कहीं जगह दी जाए? मैडम, बच्चे, 4 साल का बच्चा, 2 साल की बच्चों को मैंने रोते देखा है। आपके सर से छत निकल जाए, क्या गुजरती होगी उस इंसान पे? लोग आरोप लगाए आपके ऊपर, तू तो बांग्लादेशी है। मैं इस देश में पैदा हुआ, मेरा बाप यहाँ पे पैदा हुआ, मेरा दादा यहाँ पे पैदा हुआ, मरने के बाद इसी मिट्टी में दफनाया गया, और कल मुझे कोई आके बोलता है कि तू बांग्लादेशी है। इससे बड़ी गाली मेरे लिए कुछ नहीं होगी। मुसलमान को हमेशा क्यों अपने आप को यहां प्रूफ करना पड़ता है कि वो हिंदुस्तान का है? क्यों? क्या मुसलमान होना एक गुनाह हो गया इस देश में? चलिए, जो पैसे वाला मुसलमान है वो तो चला जाएगा मैडम, किसी भी देश उसको अपना लेगा। जो गरीब मुसलमान है उसका क्या? आप देखिए, ये जो नफरत है हिंदू मुसलमान की, ये आज से नहीं है। लोग कहते हैं कि मोदी राज आया तो ये नफरत फैली, नहीं, ये नफरत शुरू से चली आ रही है। 1947 में ये नफरत पैदा हुई जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया गया। ये नफरत का सही कारण तो मैं आज ऑन रिकॉर्ड आपको बोलता हूं, जिन्ना है, नेहरू है, महात्मा गांधी है। अगर इन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बांटा होता तो आज ये नफरत नहीं फैलती। देखिए, एग्जांपल देता हूं, मैं जी। और मेरा एक भाई, 2 है भाई जी। मुझे मेरी प्रॉपर्टी मिल गई, इनको इनकी प्रॉपर्टी मिल गई। अब मेरा बेटा बोलता है मैं तो चाचू के साथ रहूंगा। चाचू के साथ रह रहा है, चाचू उसको वही इज्जत दे रहा है जो अपने बच्चों को दे रहा है, चाचू वही संविधान दे रहा है, चाचू वही लैंड दे रहा है, वही हक दे रहा है, सब कुछ वही दे रहा है। फिर भी अगर वो बेटा वहां पर रहकर अपने बाप को ज्यादा प्यार करे तो उससे बड़ी जलील चीज कुछ नहीं होगी। मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो कई मुसलमानों ने सोचा कि हमको हिंदुस्तान में रहना है। हिंदुस्तान ने वही प्यार दिया, वही संविधान दिया, वही पासपोर्ट दिया, वही आपको पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर होती सेम दिया। फिर भी यहां पे कई लोग रहकर वहां की बजाते हैं। क्यों? उन लोगों से हमें नफरत है। इसीलिए तो कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो मैडम, अफसोस की बात है ना कि हम मछली है ना तालाब की है, अफसोस है। अब क्या करोगे भाई? मार दोगे? घर पे आके मारो। आज मेरी बीवी बोलती है कि क्या हम लोग सेफ है इस देश में? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आज भी दिवाली होती है तो मैं अपने दोस्तों के यहाँ जाता हूं और ईद में मेरे दोस्त मेरे घर पे आते हैं। 5% लोग यहां भी खराब है, 5% लोग वहां भी खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा तालाब खराब है। आप तालाब की बात करते हैं, मैं समुद्र की बात करता हूं। समुद्र में अगर एक मछली खराब हो जाए मैडम तो हम उस मछली को निकाल के फेंक देते हैं, बड़ी मछली खा जाती है। ये भारत एक समुद्र है, 150 करोड़ लोग रहते हैं। आपने 140 बोला, मैं 150 कहता हूं। और जब भी हमारे इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं तो वो 150 करोड़ भारतीय कहते हैं। जिस दिन उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 130 या 120 भारतीय, उस दिन हम समझ जाएंगे कि हम अलग हो गए। लेकिन हम अलग नहीं हो सकते मैडम। आज मुसलमान, आज हिंदू शुरू से प्यार था और रहेगा।
नफरत हमें अलग नहीं कर सकती। कुछ देर पानी में आप मारिए, एक लाठी मारिए, पानी कुछ देर के लिए अलग होता है, लेकिन बाद में फिर मिल जाता है। फिर मिल जाता है। और वही होगा 5% यहाँ 5%। ये राजनीति है, देखिए पॉलिटिकल, कि ये हिंदू है तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ये मुसलमान है तो ये कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। ये जो जेंजी है ना, हमारे नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, जी। वो सब ठीक कर देंगे, उनमें पढ़े लिखे लोग हैं। आज मुसलमान की सबसे बड़ी बदकिस्मती मैं आपको बताता हूँ, जब से देश आजाद हुआ, हमें एज अ मुस्लिम, मैं बड़े सीना ठोक के बोलता हूँ, ये चीज आप मुझे कोट करिए, दिखाइएगा जरूर, कि हमें कांग्रेस की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? मदरसा। लिख के देता हूं मैं आपको, जगह जगह पे मदरसे खोल दिए, जगह जगह पे मस्जिद के नीचे पढ़ाई चालू कर दी। कभी भी हमारे बच्चों को कॉलेज नहीं जाने दिया गया, जबकि हमारे जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आए। हमारे बच्चों को क्या बोला? पढ़ना है मदरसे चले जाओ, बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। मैडम, आज के जनरेशन में जब बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो यहाँ पर हमारे बच्चे उर्दू बोलते हैं, क्योंकि मदरसे में उनको उर्दू पढ़ाया जाता है। आप कैसे आईएएस बनोगे, कैसे यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करोगे? मैं नहीं बोलता कि मदरसे में पढ़ाई खराब होती है, लेकिन अगर आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वैसी होनी चाहिए। मुसलमान जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं। या तो कल्लू पेंटर बनेगा, या लल्लू मिस्त्री बनेगा, या रमजान भाई इस एयर कंडीशन वाला बनेगा, उससे आगे नहीं बन सकता। मुसलमान को पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सबको एक पहल करनी पड़ेगी। जरूरी है। अगर देश के साथ कदम से कदम मिला के चलना है, आपको यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस, आईएएस, आईएफएस बनना है, आईआरएस बनना है, तो पढ़ाई तो बहुत जरूरी है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और अगर योगी जी और मोदी जी बोलते हैं कि मदरसे बंद करो, वहां अंग्रेजी पढ़ाओ, तो क्या गलत बोलते हैं? सही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। मोदी जी और योगी जी की वजह से ही हम लोग इतना आगे बढ़ भी रहे हैं, पहचान भी मैडम मिल रही देखो, है। मैं मोदी भक्त हूं, मैं आपको सीधा बोलता हूं। मेरा बस चले ना, मैं टैटू बना लूं, लेकिन इजाजत नहीं देता इस्लाम, तो मतलब मोदी जी का टैटू बनाऊं। मैं वो अभी तक जो 2017 में 18 में जाके खाने काबा में मैंने मोदी जी के लिए दुआ की थी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूं। बोलने वाले बोलते हैं मैं मुसलमान, मुझे जो काम करेगा जो मेरे लिए, वो मेरे लिए सर्वोपरि है। जो मेरे देश को आगे लेके जाएगा वो मेरे लिए सर्वोपरि है। बिल्कुल। आज हम लोग कहां से कहां पहुंच गए, वो मोदी जी की बदौलत ही है। मैडम, बहुत तरक्की हो रही है, बहुत, और करप्शन नहीं है। आप देखो, पिछले सरकार में क्या होता, खुद भी खाओ मुझे भी खिलाओ, लेके जाओ। जी। अब नहीं, अब डेवलपमेंट बताता हूँ मुंबई का। आप सीलिंग गई हैं? बिल्कुल। आप टाउन की देख लीजिए रास्ते, बिल्कुल। मुंबई की सड़कें देख लीजिए। बिल्कुल। सुधारने में टाइम लगता है। अभी बंगाल, वेस्ट बंगाल की मैं बात करूंगा, अभी सरकार आई हुई एक महीना नहीं हुए, क्या पॉलिश हो गया वेस्ट बंगाल, कलकत्ता देखिए। मैडम, ये कॉर्पोरेट है। हाँ, बीजेपी इज अ रील कॉर्पोरेट वायरल कल्चर। भी हो रही है जिसमें दिखा रहे हैं कि ममता दीदी किस तरीके से पूजा कर रही हैं। तो वो मैं दिखाया कह रहा जा हूँ रहा है, कि बिल्कुल। बीजेपी एक पार्टी नहीं है, बीजेपी एक विचार है। विचार, राइट। बीजेपी एक, बोलते ना, एक यूनिवर्सिटी है हम्म। जहां से लोग पढ़ के निकले, जी। अच्छी बातें करें बाहर। और हिंदू मुसलमान बीजेपी नहीं करती। कुछ लोग हैं जो इस आड़ में करते हैं, उनको भी हिसाब लिया जाएगा, लेकिन संविधान से आगे कोई नहीं। मैंने आपको बताया, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जाती है। लेकिन हाँ, जहां मस्जिद इलीगल बनेगी तो मस्जिद टूटेगी ना। बिल्कुल टूटेगी। आज आप बोलते हो कि ये गरीब नगर की मस्जिद तोड़ दिया, वो गरीब नगर की मस्जिद कहां बनी थी? रेलवे के लैंड पे। और हमारा इस्लाम क्या कहता है कि जब तक जमीन आपके नाम पे ना हो, मस्जिद नहीं बन सकती। अल्लाह उस मस्जिद को कभी कबूल नहीं करेगा। तो कैसे आप उस सरकारी जमीन पे मस्जिद बना सकते हैं? सवाल तो है ना। बिल्कुल। जमीन खरीदी और मस्जिद बनाइए। मुसलमानों को, मेरे भाइयों को बुरा जरूर लगेगा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या वो जमीन रेलवे की नहीं थी? थी ना। तो मस्जिद कैसे बन सकती है? क्या रेलवे ने आपको परमिशन दी थी वो मस्जिद बनाने की? नहीं ना। चलिए, बहुत सही जवाब दिया। शायद लोग समझेंगे, जो आज बहुत लोग कह रहे हैं कि गलत हुआ हमारे साथ, गलत हुआ हमारे साथ। तो ठीक है, आशियाना टूटा है उनका, गलत हुआ है, लेकिन उसके पीछे वजह भी है। द बॉटम लाइन इज, वो जमीन रेलवे की थी, रेलवे की थी, आपकी नहीं थी। आज जो कुछ भी किया जा रहा है हमारे फ्यूचर के लिए ही किया जा रहा है। अगर रेलवे के लिए जमीन अगर ली जा रही है, उसको बढ़ाया जा रहा है, तो हमारे लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए किया जा मतलब रहा है। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? बिल्कुल। अगर हम यहाँ पर एक रोड को हमें 2 लाइन से 4 लाइन करना है,
तो और हम सबके परमिशन लेते बैठे हैं यहाँ पर, तो परमिशन तो कोई भी नहीं देगा। आज चाइना में क्या होता है, चाइना में अगर कोई बिल्डिंग ब्यूटिफिकेशन करना है, कुछ करना है, वो आके सीधा नोटिस लगा के रखते 30 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली कर दो। नथिंग, तुम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, 30 दिन के अंदर बिल्डिंग खाली करो। 31 दिन आके बुलडोजर चला देते। क्यों? क्योंकि वहां हमको ब्यूटिफिकेशन, हमको डेवलपमेंट करना है। बिल्कुल। और डेवलपमेंट में कई लोगों को पसंद भी है, कई लोगों को नहीं भी पसंद है। अब हर किसी को खुश करने जाएंगे तो यहाँ सालों लग जाएगा। हर किसी को खुश करना आसान नहीं है ना। कोई और ऐसा खास मैसेज जो आप हमारी जनता को देना चाहें? एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि तुझे आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से, कि से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स से दूर रहिए। आप नौजवान लोग हैं, आपके सामने पूरा का पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। अगर कोई भी व्यक्ति आपको ड्रग्स देता है तो उसकी जानकारी लोकल पुलिस स्टेशन को दीजिए, मुझे इनबॉक्स कीजिए, गीतू जी को इनबॉक्स कीजिए। कभी भी ब्लैकमेल मत होइए। अगर वो ब्लैकमेल कर रहा है तो डेफिनेटली वो आपके भविष्य के साथ खेल रहा है। आप इसकी जानकारी अपने माँ बाप के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपके सच्चे दोस्त आपके माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं हो सकते। थैंक यू। थैंक यू सो मच Thank you, इतना Vicky जी। ब्यूटीफुल मैसेज देने के लिए। थैंक यू। और ऑडियंस बहुत इस चीज को लेके ध्यान से सुनेगा कि वाकई अगर कुछ ऐसी आपके साथ प्रॉब्लम्स हैं, आप नहीं किसी को बता पा रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रख सकते हैं। हम लोग जरूर कोशिश करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और बिना किसी को बताए हुए सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच आपका Thank you. आने के लिए और इतना Thank कीमती you. समय देने के तमाम लिए। कैमरामैन का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ऑनलाइन एडिटर का मैं शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना वक्त दिया, इतना मेहनत किया। और आपका, आपकी टीम का, आपकी क्रू का धन्यवाद कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू सो मच।